हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को। इसमें से हम हिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आने वाले HPTCT कमीशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि हमारा कमीशन भी आ रहा है तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौसंबी में हुआ, ये हमें याद रखना है। और संभवतः जो गुप्त लोग थे वो कुषाणों के सामंत थे। आ सकता है कि जो गुप्त थे वो कौन थे, तो कुषाणों के ये सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसका समय है 204 ईस्वी से 280 ईस्वी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। गुप्त वंश का प्रथम जो महान सम्राट हुआ, ये क्वेश्चन भी आता है, टैट वगैरह में पूछे जाते हैं, कमीशन में भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 319-320 में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को पराजित किया। आर्यव्रत के 9 शासकों को हराया और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को इसने हराया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, टैट में आ जाता है, कमीशन, क्लैरिकल, पटवारी वगैरह के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है आपके समुद्रगुप्त को। इसने अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत जैसी उपाधियां धारण की थी। इसे कविराज की भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि इसे कविराज के नाम से किसे जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को ही। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। अब इसका अनुमान कैसे लगाया गया? इसका अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, इससे लगाया गया है। सिक्कों पर बीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो ये दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख लिखा है। सॉरी। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, समुद्रगुप्त। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्र लेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 में राजगद्दी पर बैठा। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। क्वेश्चन आता है फाहियान किसके समय में भारत आया, और फाहियान जो था वो चीनी यात्री था एक। तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। तो चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्यों चलाए, तो मेन इसका रीजन था शकों पर इन्होंने विजय कर ली थी, हरा दिया था शकों को इस उपलक्ष्य में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। शाब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कौन था, तो शाब। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी जो थे वो विद्या के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिन्हें क्या कहा गया, नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे। अब इनमें कौन कौन से हैं, जैसे महाकवि कालिदास इनमें सबसे अग्रगण्य हैं। तो कालिदास के अतिरिक्त हैं धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, ब्राह्महीर और वररुचि। ये नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव था वीरसेन, जो कि शैव मतावलंबी था, शैव धर्म को मानता था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी में एक गुफा बनाई। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित था एवं एक कवि था वीरसेन। तो ये थे न्याय, मीमांसा, व्याकरण और शब्द के प्रकांड पंडित वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम था, या फिर इसे गोविंद गुप्त भी कहा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है कुमार गुप्त ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चंस।
कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी फिर स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। ये भी आता है क्वेश्चन कि गिरनार पर्वत पर स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार किया है। ऐसे भी आता है सुदर्शन झील का, या फिर ऐसे आता है कि सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार था वो किसने किया था, तो स्कंदगुप्त ने। उत्तराधिकारी था ये किसका, कुमारगुप्त का। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर भी नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण हुआ। हुणों के आक्रमण गुप्त वंश में किस शासक के समय हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो स्कंदगुप्त के। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी देश, जिसके शासक को गोपन्ना कहा जाता था, और एक दूसरी प्रादेशिक जो इकाई थी भुक्ति या प्रांत, जिसके शासक उपारिक कहलाते थे। भुक्ति या प्रांत के जो शासक होते थे वो उपारिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, और जो इसके मुखिया प्रमुख होता था वो होता था विषयपति। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था, जो पुलिस विभाग के कर्मी होते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाक्षिक कहा जाता था, दंडपाक्षिक। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, इंपॉर्टेंट है। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, और अन्य सदस्य जो थे वो महतर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। अब भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना होता था, देखो वैसे 1/6 आता है, लेकिन 1/4 से 1/6 हुआ करता था, तो आएगा क्वेश्चन तो 1/6 ही आएगा। गुप्त काल में बलात् श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना गया जाता था, और इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। बिष्टी, बलात् श्रम। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र कृषि के लिए, वास्तु वास करने के लिए, चारागाह पशुओं के चराने के लिए, सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी, और अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्यापारिक केंद्र था, आ सकता है क्वेश्चन, जो गुप्त काल में व्यापारिक केंद्र कौन था, तो उज्जैन। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। तो सबसे ज्यादा जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो किसने चलाई थी, तो गुप्त राजाओं ने। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में इनकी जो स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता था, और गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में ही चलते थे। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से थे, विष्णु मंदिर तिगवा, शिव मंदिर भूमरा में था मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नैना कुठार, दशावतार मंदिर ये था देवगढ़ में, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है यूपी में, शिव मंदिर खोह मध्य प्रदेश में, लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में है। कायस्थों का वर्णन कहाँ मिलता है, याज्ञवल्क्य स्मृति में। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है, एक जाति के रूप में। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें पता होना चाहिए। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। तो पहली बार जो था सती का प्रमाण कहाँ देखा गया, तो 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में इसकी व्याख्या मिलती है, जिसमें किसी भोज राजा की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कुटन्नी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, क्वेश्चन आ सकता है, तथा उन्होंने इसे राजधर्म भी बनाया था। राजधर्म बनाने वाले शासक थे गुप्त। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्तों का राज चिन्ह क्या था, विष्णु धर्म को मानते थे तो विष्णु भगवान जी का जो वाहन रहता है गरुड़, वही उनका राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन भी आता है कि देवगढ़ दशावतार मंदिर
के बारे में, तो ये है देवगढ़ में और यूपी में है। यह वेतवा नदी के तट पर है। अजंता में निर्मित कुल 29 जो गुफाएं हैं उनमें वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा नंबर 16 और 17, गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इनमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र है 16 नंबर पे, और 17 में है चित्रशाला जिसे कहा गया है, इस चित्र को चित्रशाला कहा गया है, और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण और इस तरह की घटनाओं से संबंधित चित्र हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। जो कि अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद करना है। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मध्य प्रदेश में है, जो बाघ नामक स्थान पर है। विंध्य पर्वत को काटकर ये बनाई गई हैं। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र पुस्तक लिखी है। पंचतंत्र किसने? विष्णु शर्मा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत में है ये। इसमें संसार का सर्वाधिक प्रचलित इसे ग्रंथ माना गया है। बाइबल के बाद दूसरा इसी का स्थान है। किसका? पंचतंत्र का। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षा कारित्व। इंपॉर्टेंट है ये तो टैट क्लर्क किसी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीयम तो इतना नहीं आता है, लेकिन सूर्य सिद्धांत किसने दिया, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आर्यभट्ट ने। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट जो था पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक था जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट है बराहमिहिर के बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की है। किसने? वराहमिहिर ने की है। बृहत संहिता लिखी, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक दिया और लघु जातक की रचना इन्होंने की है। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्रकृति, इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर भी चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक और जो थे वो गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त, उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकाणव ने पशु चिकित्सा पर हस्तायुर्वेद लिखा। हस्तायुर्वेद किसने? पलकाणव ने। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में हुई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई हैं। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। पुराणों की जो वर्तमान रूप से रचना है गुप्त काल में मानी गई है। संस्कृत गुप्त राजाओं की जो थी वो शासकीय भाषा थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए कि गुप्त राजाओं की भाषा क्या थी, तो संस्कृत। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपए का कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को रुपए का। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना भी किसमें हुई? गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ है। मंदिर बनाने की कला। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में हुआ है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए हैं। गुप्त शासकों ने ही सबसे ज्यादा जो ब्राह्मणों को अनुदान दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल में लिखे गए। भास। शूद्रत का लिखा हुआ नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्तम माना जाता है। तो किस मृच्छकटिकम रचना है? शूद्रत की। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं इस टॉपिक से। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है ये देवी चंद्रगुप्तम। यह गुप्त राजा साराम गुप्त की कहानी है। अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के वेश में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम। देखो कितने क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ है।
अब इसमें क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा दी गई है। ऐसी प्रथम रचना है भगवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा गया है। किस लिए कहा गया है? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसी में नगरों का जो था क्रमिक पतन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाकाटक राजवंश, तो इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।